हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो कल हमने टॉपिक लिया था हाइपर सेंसिटिविटी का, जिसका हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख चुके थे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देख चुके थे, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देख चुके थे। अब हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसका नाम होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना। और इस हाइपर सेंसिटिविटी का पॉजिटिव एजेंट होता है IgG एंटीबॉडी, या कहीं कहीं IgM भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो IgG एंटीबॉडी होता है, ठीक है। देन ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, यदि इसको हम समझें तो ये क्यों होती है। देखिए, क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी का T हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है, फिर वो B सेल को एक्टिवेट करता है और अगेन B प्लाज्मा सेल बनते हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के। ओके, तो जब ये ज़्यादा एंटीजन एंटर करेगा तो डेफिनेटली कि उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है, ये एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेती है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जाकर टिश्यूज पे और बॉडी के डिफरेंट सेल्स पर डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है ना। तो इससे इसके डिपोजिशन से क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कहीं कहीं ये तीन तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक तो जैसा आप देख सकते हैं स्मॉल इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट को दैट डू नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर नॉट क्लियर्ड फ्रॉम दी सर्कुलेशन। ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं फिक्स करते हैं और सर्कुलेशन से क्लियर भी नहीं हो सकते हैं। दूसरे जो बनते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज रिस्पॉन्स में इम्यून कॉम्प्लेक्स ऐसे बनते हैं जो कि इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकते हैं और सर्कुलेशन से क्लियर हो सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो लार्ज कॉम्प्लेक्सेस की होती है, जो कि कॉम्प्लीमेंट को फिक्स भी करते हैं और अगेन सर्कुलेशन से क्लियर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स इसमें से जो इम्यून कॉम्प्लेक्स ज़्यादा एंटीजन और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन से बन रहे होते हैं और के टिश्यू और सेल्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं, वो टिश्यू और सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और वहाँ से सेल्स का अगेन वो सेल्स को डिस्ट्रैक्ट करके मास्ट सेल का, जैसे हमने देखा था ना कि पहले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में भी देखा था कि मास्ट सेल का डीग्रैन्युलेशन हो रहा था, वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स जिस भी सेल पर जाकर अटैच होंगे वो सेल्स भी टूटने लगेगा, डिस्टर्ब होने लगेगा और अमीन्स रिलीज करने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो अमीन्स या जो सब्सटेंसेस सेल से रिलीज होंगे वो सेल्स को, टिश्यू को, बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। ओके, यानी देखिए मैंने क्या बोला कि जब ज़्यादा मात्रा में एंटीजन एंटर करेगा तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे। ये कॉम्प्लेक्सेस तीन फॉर्म के हो सकते हैं। एक वो जो स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और ब्लड में से भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और एक वो जो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और ब्लड से भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और एक वो जो लार्ज साइज के होते हैं, अगेन वो भी कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं और ब्लड से क्लियर हो जाएंगे। तो जो कॉम्प्लेक्सेस ब्लड से क्लियर हो जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस ब्लड से क्लियर नहीं हो पाएंगे वो जाके ब्लड के सेल्स और टिश्यू पे डिपॉजिट होने लगेंगे और सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगेंगे, संभवतः सेल डिग्रेड होने लगेगा और हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि अमीन्स वगैरह रिलीज करने लगेगा, और ये फिर धीरे धीरे बॉडी के सभी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इस हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि प्रायः IgG एंटीबॉडी, यानी कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी बी सेल से, यहाँ पे उसका नेचर या तो वो IgM टाइप की एंटीबॉडी होगी या फिर वो IgG टाइप की एंटीबॉडी होगी। तो इस हाइपर सेंसिटिविटी का पॉजिटिव एजेंट IgG या IgM एंटीबॉडी है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसमें जो रिएक्शन होते हैं, मतलब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के जो नोन डिजीजेस हैं, एक है आर्थस रिएक्शन और दूसरा है सीरम सिकनेस, जो कि कॉमनली देखी गई है। आर्थस रिएक्शन में क्या होता है, आर्थस रिएक्शन जो होता है वो सबसे पहले आर्थस ने 1903 में ऑब्जर्व किया था
और ये जो है आर्थरस रिएक्शन इज अ लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोड्यूस्ड ऑन द स्किन बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ नॉन टॉक्सिक फॉरेन सब्सटेंस लाइक हॉर्स सीरम, एग एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। क्या होता है कि आर्थरस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर स्किन में अगर कोई लोकल जो है एंटीजन जो कि एक नॉन टॉक्सिक फॉरेन सब्सटेंस अगर स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाए या इंजेक्ट किया जाए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एंटीजन यहाँ पर इंजेक्ट किया जा रहा है, बट ये कैसा एंटीजन है, ये नॉन टॉक्सिक एंटीजन है, यानी कि बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। इसे इंट्राडर्मल रूप से इंजेक्ट किया जा रहा है बॉडी में, जैसे हॉर्स सीरम हो सकता है, एग एल्ब्यूमिन हो सकता है। जैसे कि इंसेक्ट बाइट्स के केसेस में आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो आर्थरस रिएक्शन है ये तब होता है जब इंसेक्ट बाइट्स होती हैं। इंसेक्ट बाइट में क्या एक नॉन टॉक्सिक एंटीजन जो है वो इंड्यूस होता है बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जैसे एंटीजन इंड्यूस हुआ जो इम्यून रिस्पॉन्स का रिएक्शन है वो चलेगा और बी सेल आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ही आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी बनेगी वो जाके इस एंटीजन से बाइंड कर जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करी और इसने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करने लगेगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, जो कि मास्ट सेल को जाकर, अगेन ये वही मास्ट सेल है जो मैंने आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में भी बताए थे। ये जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके यह कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली जाके मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा और मास्ट सेल को मजबूर करेगा कि वो अमीन्स और वैसोएक्टिव अमीन्स रिलीज करे। अब ये जो अमीन्स रिलीज होंगे ये फिर बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे और बॉडी के अंदर इरिथमा, इंड्यूरेशन, ओडिमा, हैमरेज और नेक्रोसिस ऐसी चीज़ें कॉज करने लगेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन तभी होगी जब अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो और ये 2 से 8 घंटे में, जैसे ही एंटीजन इंजेक्ट होगा उसके 2 से 8 घंटे में दिख जाएगी। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि टाइप 3 इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, और आर्थरस रिएक्शन कैन बी पैसिवली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिएक्शन एनिमल टू अनदर बाय ट्रांसफरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सीरम। अगर हम सीरम किसी में आर्टिफिशियली भी ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट करते हैं तो उस ह्यूमन के अंदर हम आर्थरस रिएक्शन प्रोड्यूस करा सकते हैं। कभी कभी ये एक टेक्निक मान लीजिए हो सकती है पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम एंटीबॉडी किसी एक इंडिविजुअल में प्रोड्यूस कराते हैं, फिर वो बनी हुई एंटीबॉडी एक इंडिविजुअल से निकाल के दूसरे इंडिविजुअल में डालते हैं। तो ये भी इसे करवाने के लिए भी कभी कभी आर्थरस रिएक्शन की मदद ली जा सकती है, बट अगेन ह्यूमन पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। मतलब हम किसी एनिमल के अंदर, माइस वगैरह के अंदर हॉर्स सीरम इंजेक्ट करें और फिर उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, बट वो देखना पड़ेगा, वो एक्सपेरिमेंटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी नहीं है, क्योंकि ऐसे माइस के अंदर बनी एंटीबॉडी एक्सेप्ट होगी या नहीं वो सब एक अलग टॉपिक है। बट पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए कभी ये किया जा सकता है कि एक एनिमल में हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा के और फिर उसको एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन मेथड दूसरे एनिमल में यूज़ करें। बट अभी इसका कोई पक्का वो प्रूफ जो है इसका वो सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए या एंटीबॉडीज ट्रांसफर के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो आर्थरस रिएक्शन है वो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव एंटीजेंस इन द पेशेंट विथ एस्परजिलोसिस वाले पेशेंट के अंदर आर्थरस रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। एक फार्मर्स लंग डिजीज़ होता है उसके अंदर भी आर्थरस रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, और बर्ड फैंसियर्स डिजीज़ होता है उसके अंदर भी आर्थरस रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये तीनों डिजीजेस में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ओके, आर्थरस रिएक्शन में होता क्या है, हॉर्स सीरम या इंसेक्ट बाइट से एंटर होने वाला कोई भी एंटीजन जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी रिस्पॉन्स में बॉडी के जो बी सेल्स होते हैं वो लार्ज मात्रा में आईजीजी एंटीबॉडी बनाते हैं। जब आईजीजी एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में बनती है तो ये जाके एंटीजन से बाइंड कर जाती है और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंटीजन एंटीबॉडी के बनते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम खुद और इसके द्वारा रिलीज टॉक्सिन्स जाकर मास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि मास्ट सेल्स वैसोएक्टिव अमीन्स रिलीज करता है, और ये वैसोएक्टिव अमीन्स जो हैं ये जाकर के
बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ पे और सेल्स के ऊपर रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि एडिमा होने लगता है, इंड्यूरेशन होने लगता है, हैमरेज और नेक्रोसिस जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये एक इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसमें 2 से 8 घंटे में रिएक्शन देखा गया है। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अर्थरस रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हम जिन डिजीज़ में देख सकते हैं वो है एस्परजिलोसिस, फार्मर्स लंग डिजीज़, बर्ड फैंसियर्स डिजीज़। इनके नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं तीनों डिजीज़ के क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये आपको दे के पूछ लेंगे कि फार्मर्स लंग डिजीज़ किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए टाइप 3 में भी अर्थरस रिएक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टाइप 3 की हाइपर सेंसिटिविटी में 2 रिएक्शन कॉमन है, अर्थरस और सीरम सिकनेस। ठीक है, तो अर्थरस रिएक्शन किस किस में देखा जाता है? एस्परजिलोसिस में, फार्मर्स लंग डिजीज़ में और बर्ड्स फैंसायर्स डिजीज़ के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें सीरम सिकनेस की, तो जो सीरम सिकनेस होती है, सीरम सिकनेस भी एक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन सीरम जब बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। सीरम सिकनेस को वैन परक्विट ने 1905 में डिस्कवर किया था, वॉन परक्विट। ठीक है, 1905 में इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ये एक सिस्टमिक फॉर्म है ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी 3 का, ये एक सिस्टमिक फॉर्म है। अब इसमें होता क्या है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में फीवर होता है ना, और स्पिनोमेगली होती है, आर्थराइटिस होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, एंडोकार्डिटिस होता है, वेस्कुलरिटिस होता है और एब्डोमिनल पेन, इवन नॉशिया और वॉमिटिंग भी इसके केसेस में रिपोर्टेड है। ठीक है, अब इसकी पैथोलॉजी को समझे। क्लिनिकल सिम्टम समझ गए आप, आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एंडोकार्डिटिस होता है, वेस्कुलराइटिस होता है, इसके अंदर रैशेस होते हैं बॉडी के ऊपर और एब्डोमिनल पेन, नॉशिया और वॉमिटिंग, ये सब देखा गया है। देन इसकी पैथोलॉजी को, यदि हम सीरम सिकनेस की पैथोलॉजी को समझे तो पैथोलॉजी इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये तो मेन प्रोसेस तो वही चलेगी कि ज़्यादा मात्रा में एंटीजन एंटर करा, उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया और वो डिपॉजिट होने लगा, उसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया। और जैसे ही यहाँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये 2 याद रखिएगा केमिकल, एनाफाइलोटॉक्सिन और कीमियोटॉक्सिन, 2 प्रकार के केमिकल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होते ही बनते हैं, एनाफाइलोटॉक्सिन और कीमियोटॉक्सिन। और ये केमिकल, यहाँ मैंने आपको अर्थरस रिएक्शन में बोला था ना कि टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं, यहाँ मैं आपको सीरम सिकनेस में केमिकल का नाम बता रही हूँ, एनाफाइलोटॉक्सिन और कीमियोटॉक्सिन। और ये जाके सीधे मास्ट सेल को असर करते हैं और मास्ट सेल्स जो हैं वो फिर वेसोएक्टिव सब्सटेंसेस का रिलीज करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही जैसे अर्थरस रिएक्शन में कर रहे थे। ठीक है, इसमें बस एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो एंडोथीलियल लाइनिंग, ब्लड वेसल की एंडोथीलियल लाइनिंग में, यानी कि डायरेक्ट इसके अंदर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके शांत नहीं हो रहा। अर्थरस रिएक्शन में हमने देखा था कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था, टॉक्सिन्स का रिलीज करवा रहा था और मास्ट सेल पर असर डाल रहा था, जिससे कि मास्ट सेल वेसोएक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा था। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो ब्लड के सेल्स पे, एंडोथीलियल सेल्स पे जाके डायरेक्टली एंडोथीलियल लाइनिंग जो है ब्लड सेल्स की, उन पे जाके अटैच हो रहे हैं और सेल्स को ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पर एक डिफरेंस और है कि सीरम सिकनेस जो है उसमें एक सिंगल जो इंजेक्शन है वो सेंसिटाइजिंग डोज का भी काम करता है और शॉकिंग डोज का भी काम करता है। कल आपको याद हो तो मैंने जब हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाई थी तो बोला था कि हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीजन के साथ 2 कॉन्टैक्ट लगते हैं, है ना। कल जो वीडियोस मैंने डाले थे उसमें बोला था कि 2 कॉन्टैक्ट होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में। एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो प्राइमिंग डोज कहलाता है, सेंसिटाइजिंग डोज कहलाता है, और जो सेकंड कॉन्टैक्ट होता है वो शॉकिंग डोज कहलाता है। तो सीरम सिकनेस दूसरी हाइपर सेंसिटिविटी से इसी बात पर डिफर करती है कि सीरम सिकनेस एक ही डोज होता है एंटीजन का इसमें, लेकिन एक ही सिंगल इंजेक्शन में ही सेंसिटाइजिंग डोज भी हो जाती है और शॉकिंग डोज भी हो जाती है। यानी कि सिंगल इंजेक्शन जो एंटीजन का है वही सेंसिटाइजिंग डोज की तरह भी काम करता है और शॉकिंग डोज की तरह भी काम करता है।
आमतौर किसी भी हाइपर सेंसिटिविटी में दो डोजेस लगती है, लेकिन ये वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें सिंगल डोज में सेंसिटाइजिंग और शॉकिंग डोज दोनों का काम हो जाता है सिंगल इंजेक्शन में। और जो सीरम सिकनेस होती है वो 7 to 12 आवर्स के अंदर अपीयर होती है ना, और धीरे धीरे इसमें सिम्टम आ जाते हैं। पर ये भी एक प्रकार की इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी ही है। प्रोसेस इसका भी यही है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे जैसे अर्थरस रिएक्शन में बन रहे थे, बस फ़र्क ये है कि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जाके ब्लड के एंडोथीलियल में अटैच हो जाएंगे और उसकी एंडोथीलियल लाइनिंग को डिस्टर्ब करेंगे, और सिंगल डोज में ही यहाँ सेंसिटाइजिंग डोज और प्राइमिंग डोज दोनों का काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है। देन कुछ और भी एग्जाम्पल हैं टाइप 3 के रिएक्शन में, कभी आपसे पूछा जाए तो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटोसिस, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का डीएनए होता है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ओके तो ये जो डीएनए होता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, और ये धीरे धीरे अगर डीएनए को ही बॉडी फॉरेन मान ले और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाए तो फिर उस इंसान का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सो ये भी एक प्रकार का, इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की तरह ही काम करेगा। ओके देन ये डायग्राम से आप तीनों तरह की हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से देख सकते हैं, मगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप सिर्फ अगर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो आप सिर्फ अर्थरस रिएक्शन और सीरम सिकनेस इतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट है। यही दोनों मेन रिएक्शन है। बाकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसका मूल मंत्र ये है कि ज़्यादा मात्रा में एंटीजन एंटर करता है जिसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी प्रायर IgG टाइप की होती है, और इम्यून एंटीजन जो है उससे जाके एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जाके सेल के सरफेस पे, टिश्यू के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, और धीरे धीरे टिश्यू को जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिन जाके मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, और मास्ट सेल्स जो है वो वैसो एक्टिव अमीन्स का रिलीज चालू कर देते हैं। आर्टरिस रिएक्शन के अंदर ये प्रोसेस इतनी ही होती है, और सीरम सिकनेस में ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बने हैं ये जाके ब्लड की एंडोथीलियल लाइनिंग पे अटैच हो जाते हैं और सेल्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं। और सीरम सिकनेस में एक ही इंजेक्शन के अंदर सेंसिटाइजिंग डोज और शॉकिंग डोज दोनों का काम जो है वो हो जाता है। ठीक है। देन ये हुई टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।